हेलो फ्रेंड्स, ईपीजी स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में गेट के बारे में बताया था आपको कि किस तरीके से 1 जनवरी 1948 को गेट की स्थापना कर दी गई और यह लगातार चलता रहा और 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ तक यह चलता रहा और बाद में इसे डब्ल्यूटीओ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो यहाँ 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई। अप्रैल 1994 में मार्को में भारत समेत से 110 देशों ने बैठक में हस्ताक्षर किए, वही विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर कर दिए। 2014 में डब्ल्यूटीओ की संख्या बढ़कर 160 हो चुकी थी। तो यहाँ पे ये विस्तृत जानकारी आपको शायद हर वीडियो में मिल जाएगी और आपको ये भी बता दिया जाएगा कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना क्यों की गई थी। लेकिन इससे पहले हम गेट पर निर्भर थे और गेट 1948 से कंटिन्यू चलता आ रहा था और वह 1994 तक वह चलता रहा। तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि हमें डब्ल्यूटीओ की स्थापना करनी पड़ी। तो इसके लिए यहाँ पर एक बात निर्भर करेगी कि गेट के जो राष्ट्र के व्यापार मंत्री थे वो 1986 में यूरुग्वे में जो बैठक चली वो काफ़ी दिन तक चली और बहुत महत्वपूर्ण बैठकें चली, वार्ता ही हुई उनके अंदर जो ये सारी चीज़ें हैं इनके बारे में डिस्कशन होता गया। जो गेट को चलाने के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही थी उनके बारे में डिस्कशन होता रहा और यह वार्ताओं का 8वां दौर था और ये 4 साल तक चलेगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि इसके अंदर ये पूरी जटिल सम्मिलित होने लगी जटिलताएं और इसके कारण यह 1993 दिसंबर में समाप्त हुई और सारे देशों ने एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता कर लिया। और इस विषय में बहुत सारे ऐसे इशू थे जिनके बारे में डिस्कशन किया कि बौद्धिक संपत्ति का अधिकार किस तरीके से डिफाइन होना चाहिए, सेवाओं में व्यापार, कपड़ा, विदेशी निवेश, एग्रीकल्चर, प्रशुल्क में कमी, गैर प्रशुल्क प्रतिबंध, ये सारे समस्याएं वहाँ पे आने लग रही थी। अब इस समस्या को दूर करने के लिए एक डंकल ड्राफ्ट तैयार किया गया, यानी कि जो हमारी यूरुग्वे दौर की वार्ता थी वो सितंबर 1986 में शुरू हुई और काफ़ी समय तक चलती रही और यह बहुत पेचीदा होती गई धीरे धीरे। तो गेट के जो निर्देशक थे आर्थर डंकल, उन्होंने लगभग 500 पृष्ठों का एक ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें डंकल ड्राफ्ट का नाम दिया गया। इसे 1991 में स्वीकार करो या छोड़ दो के आधार पर सदस्य देशों में प्रसारित किया गया, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे सेवाओं से संबंधित, बौद्धिक संबंधी अधिकार, बायोटेक्नोलॉजियों के क्षेत्र, पौधों के संरक्षण, कृषि अनुदान, मुक्त व्यापार, आरक्षित भंडार आदि समस्याओं को इसमें बताया गया। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं हमारी गेट के अंदर आ रही थी। इन समस्याओं के आधार पर हमने क्या किया, हमने 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ को अपना लिया। तो यह 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसमें गेट का पूर्ण रूप से स्थान ले लिया था और 30 दिसंबर 1994 को डब्ल्यूटीओ समझौते की पुष्टि करके भारत में इसके संस्थापक देशों में से एक बन गया। आरंभ में अमेरिका गेट के नियमों का विषय का पालन करने के लिए ऐसी संस्था का निर्माण के विरुद्ध था। यह विरुद्ध था अमेरिका स्टार्टिंग में। बाद में क्या हुआ, विश्व व्यापार समझौते का सभी देशों में पूरी तरह से यह संस्था सदस्य देश आपसी झगड़े का निपटारा अधिकार रखती है और ये इसको महत्व देती है। तो अब समझते हैं कि डब्ल्यूटीओ है क्या। डब्ल्यूटीओ एक व्यापारिक संगठन है और यह व्यापार तक ही सीमित नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको डिस्कशन किया गया कि दो देशों के बीच व्यापार किया जाएगा, उनमें जो टैरिफ है उसको किस तरीके से कम किया जाए और उन पे जो आयात में जो रिस्ट्रिक्शन लगी है उनको किस तरीके से हटाया जाए, सर्विस में ट्रेड किस तरीके से हो और बहुत सारी चीज़ें जिनको हम आगे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। डब्ल्यूटीओ इस बात को महत्व देती है कि इसके निर्णय में एक मत की पद्धति के आधार पर किए जाए, यानी कि ये इसका है ना सबसे मेन रोल था, मतलब कि मेन विशेषता कह सकते हैं कि जो निर्णय है वो एक मत की पद्धति के आधार पर दिए जाएंगे, ठीक है। परंतु यदि एक मत ना हो, मान लो अगर सारे सदस्य देशों का एक मत ना हो तो क्या करेंगे,
हर देश को एक वोट एक नियम का अधिकार है, तो क्या करेंगे, वहाँ पे वोट डलवाएंगे और 2/3 से बहुमत पास किए जा सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि पहले जो अमेरिका अपनी मनमानी करता था गैट के अंदर या और चीज़ों के अंदर, अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और इसके अंदर एक मत एक वोट एक देश और एक मत से निर्णय लेने के आधार की पद्धति को अपनाया गया। तो विश्व व्यापार के संगठन में आने से किसी भी देश के द्वारा एक तरफा कार्रवाई अपने घरेलू व्यापार नियमों के अंदर करना संभव नहीं रहा। यानी कि वो एक तरफा से अपनी कार्रवाई नहीं कर सकता था अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। एक पक्ष अथवा दो पक्षीय विनिमयों का स्थान बहुपक्षवाद ने ले लिया। यानी कि अब एक पक्ष या दो पक्ष के नहीं, अब बहुपक्षवाद नियम चलेगा। इस बात की आशा था कि अमेरिका डब्ल्यूटीओ के अनुशासन में रहेगा और वह अपने व्यापार नियमों के अधीन जापान, चीन, भारत और अन्य देशों की तरफ एक तरफा कार्य करने से सोचेगा। जैसे पहला अमेरिका अपनी दादागिरी चलाता था, एक तरफा कार्य करता था, वो इन चीज़ों से बचेगा। अब देखते हैं इसके कार्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखेंगे बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में अमल, जो भाई बहुपक्षीय समझौते उनमें अमल किया जाएगा, किस तरीके से बढ़ाया जाए। प्रशासन, प्रबंधन, कार्यकरण, प्रोत्साहन में सहायता देने, यानी कि उनके जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंध है वो, और उसके जो कार्यकरण है और उसके आवश्यक जो ढांचा है वो सारे उपलब्ध कराना और वो उन प्रोत्साहन में सहायता देना, उनके प्रोत्साहन में सहायता देना। दूसरा है व्यापार समझौते में अमल करना, प्रशासन प्रबंधकीय काम करना और कार्य करने के लिए आवश्यक मात्रा उपलब्ध कराना, यानी जो कार्य करनी है, कार्य करने के लिए उसके लिए आवश्यक ढांचा उपलब्ध करवाना। ठीक है। उसके बाद है सदस्य देशों में झगड़े के निपटारे से संबंधित नियमों को विधियों का प्रबंध करना, प्रशासन करना, प्रबंध करना। यानी कि जो सदस्य देश के आपस में जो झगड़े हो रहे हैं उनको निपटारे के लिए नियम बनाना और उनके विधियों का प्रबंध करना। व्यापार समीक्षा प्रणाली का प्रशासन करना, यानी कि प्रबंध करना, यानी कि जो व्यापार की समीक्षा की प्रणाली है उनका प्रबंध करना। विश्व व्यापी आर्थिक नीति बनाने में अधिक एकसूरता प्राप्त करने के लिए आईएमएफ और आईबीआरडी और इनकी सहायक एजेंसियों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। यानी कि जो एकसूरता है, एक तरीके से एक सुर में जो आर्थिक नीति है विश्वव्यापी, उसको बनाने के लिए आईएमएफ, आईबीआरडी और इनके सहयोगी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना और इनको बढ़ावा देना। ये सारे इसके डब्ल्यूटीओ के कार्य थे कि जिस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार को अधिक से अधिक आयात निर्यात को बढ़ावा दे सके और व्यापार को बढ़ा सके। अब आता है विश्व व्यापार समझौता, जो इसके एग्रीमेंट्स थे और वो भारत के ऊपर या किस तरीके से डिपेंड थे। अब देखेंगे प्रशुल्कों में कमी, बिल्कुल। तो क्या है, पहले इसे समझने से पहले देखते हैं ये है क्या। देखो, विश्व व्यापार समझौते का अंतिम प्रारूप 500 पेजों का था। इसमें से 40 अलग अलग समझौते शामिल थे, जिनमें से प्रशुल्क व्यापार समझौता, सेवा व्यापार व सामान्य समझौता, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, विश्व व्यापार के और भी बहुत सारे प्रशुल्क थे, मात्रात्मक नियंत्रण, सेवाओं से व्यापार, कृषि, कपड़े, सिले सिलाई वस्त्र, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, राशि पतन और भी बहुत सारे नियम थे। तो डंकल प्रारूप के प्रस्ताव के प्रस्तुत होने के समय से ही कई विषयों पर ऐसे विकसित देशों तथा भारत समेत कई कम विकसित देशों में भारी मतभेद रहे हैं। भारत में यह विवाद रहा है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता देश के लिए लाभदायक है अथवा नहीं। इस संबंध में नीचे मूल्यांकन जो हमें अब मूल्यांकन करेंगे कि ये है या नहीं। अब देखेंगे सबसे पहले प्रशुल्कों में कमी। हमारा पहला कि अंतिम समझौते के अंतर्गत विकसित देशों ने 6 साल के समय में प्रशुल्क प्रतिबिंदु को 36% घटाना था। यानी कि 6 साल के अंदर क्या है, जो हमारे ये टैरिफ थे इनको 36% घटाना था। दूसरी ओर विकसित, ये विकसित देशों के लिए था। और अब देखेंगे दूसरी ओर विकासशील देशों को 10 साल के समय में प्रशुल्कों को 24% कम करना था। यानी कि विकसित देशों को 6 साल में 36% कम करना था और विकासशील देशों को 10 साल में 24% कम करना था। आशा थी कि कुल प्रशुल्क स्तर को 5% से 3% तक घटा देने से विश्व अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से वृद्धि हो सकेगी। ठीक है। और विकसित देशों में जिन वस्तुओं का निर्यात में भाग 71% है, वह बाजारों में खुलने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। अब ये आप समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रशुल्क में कमी करना था डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत। अब दूसरे देखते हैं आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कोटा व अन्य प्रकार के गैर प्रशुल्क नियंत्रणों का प्रश्न है। अब यहाँ पर आयात मात्रक प्रतिबंध के अंदर एक कोटा वर्ड यूज हो रहा है। तो आपको पता है, आपको मैं बताता हूँ कोटा क्या होता है। हर देश का एक
कोटा होता है उसको निर्धारित कर दिया जाता है कि आप इतने कोटे तक आयात कर सकते हैं या आप इतने कोटे तक निर्यात कर सकते हैं। तो वो कोटा यहाँ पर डिस्कशन होगा कि अंतिम समझौते में प्रावधान था कि उन्हें प्रशुल्कों में बदल दिया जाए, जिन पर आधारित कटौती करने के लिए कहा गया। भारत जैसे कम विकसित देश घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए व्यापार में गैर प्रशुल्क प्रतिबंधों पर भरोसा रखते हैं। इसलिए वे आकांक्षा की गई कि आयात पर मात्रात्मक नियंत्रणों को समाप्त कर देने से इन देशों की औद्योगिक वृद्धि धीमी पड़ जाएगी। यानी कि अगर हम आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगा देंगे, आयात कोटे पर मात्रात्मक प्रतिबंध वो कर देंगे, तो हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हमारा देश की जो औद्योगिक गतिविधि है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। तो भारत ने प्रशुल्क और गैर प्रशुल्क रुकावटों को दूर करने के लिए आर्थिक सुधारों को पहले ही शुरू कर दिया था। इस बात की संभावना नहीं है कि अंतिम समझौतों के कारण भारत अधिक तेजी से मात्रात्मक व्यापार नियंत्रणों के ढांचे को किसी भी बड़े पैमाने पर गिरा देगा। जिन देशों को भुगतान संतुलन के गंभीर घाटे की स्थिति का सामना हो, उन्हें समझौता इन प्रतिबंधों को बनाए रखने की आज्ञा देता है। तो बीओपी का सबसे बड़ा ही समस्या था, क्योंकि भारत बीओपी की समस्या का सामना करना था, इसलिए व्यापार प्रतिबंधों को जारी रख सकता था। बाद में इसकी बीओपी की स्थिति सुधर जाएगी तो इसके ये व्यापार प्रतिबंध को भी हम हटा देंगे। बीओपी का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है जी। आप देखेंगे सेवाओं के व्यापार। अंतिम समझौते में सेवाओं में व्यापार को पहली बार शामिल किया गया। सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एक देश के क्षेत्र से दूसरे को उपलब्ध कराई गई सेवाएं, यानी कि एक देश के क्षेत्र से दूसरे देश को उपलब्ध कराई गई सेवाएं। और दूसरी है एक देश के क्षेत्र से दूसरे देश के उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं। अब उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई सेवाएं जैसे पर्यटन, ठीक है। एक देश की सेवा उपलब्ध कराने वाली इकाई के द्वारा दूसरे देश की दी गई सेवाओं जैसे बैंकिंग सेवा, यानी कि एक देश दूसरे देश को सेवाएं देती इकाई से, जैसे बैंकिंग सेवा के अंतर्गत। एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के क्षेत्र में उपलब्ध करी गई सेवा जैसे सलाहकार, कंसल्टेंसी सेवाएं, निर्माण प्रोजेक्ट। यह माना जाता है कि सीमा पर कौशल गहन सेवाओं के चलन, ये सारी चीज़ें डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत आई। अब देखेंगे कृषि में अनुदान, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ के समझौते में भारत व अन्य विकासशील देशों को मुख्य लाभ कृषि अनुदानों में से एक है। कृषि उत्पादों व अनुदानों को घटाने की संभावना के कारण हमारे देश में लोग में व्यापक डर पैदा हो गया। उन्हें चिंता थी कि अनुदानों के घटने से कृषि उत्पादन आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को धक्का पहुंचेगा। कहने का मतलब यह है कि जो सब्सिडी घटा दी गई थी उससे डर का माहौल पैदा हो गया था कि इससे क्या होगा कि जो आत्मनिर्भरता है कार्यक्रम उसको धक्का पहुंचेगा और लोग डर गए थे। आगे देखते हैं जन वितरण प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। कृषि उत्पादकों की लागत और कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। कृषि उत्पादकों के निर्यात के अवसर गंभीर रूप से क्षीण हो जाएंगे। आरंभ में वार्ताओं में अनुदानों और उत्पादन का आधिक्य पैदा करने जैसे यूरोपीय संघ व अन्य, जिनका उद्देश्य निर्धन लोगों को सस्ता अनाज उत्पन्न कराना था और विकासशील देशों में अनाज सुरक्षा को बढ़ाने वाले थे, तो अंतर नहीं किया जा सकता था। भारत द्वारा इस पर जोर देने से अनुदानों से संबंधित इस भेद को डब्ल्यूटीओ में समझौते में शामिल कर लिया गया। यानी कि भारत ने ही इसको जोर दिया ताकि इसको वो एग्रीकल्चर में अच्छी तरीके से सब्सिडी प्रदान कर सके और वहाँ के डोमेस्टिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दे सके। अब इसके अंदर डब्ल्यूटीओ के अंदर इनको 3 बॉक्सों में बांटा गया, अंबर बॉक्स, हरित बॉक्स और ब्लू बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, इनको भी एक अच्छे अलग से टॉपिक से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं बता ही देता हूँ आपको ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हरित बॉक्स। अनुदान वे है जो व्यापार में कम से कम विकृति लाते हैं और उन्हें बिना सीमा के जारी रखा जा सकता है। नीला बॉक्स अनुदान सामान्य नियम से सभी छूटों को निर्धारित करते हैं कि सामान्य उत्पादन सीमित अनुदानों को आवश्यक कम करना चाहिए। ठीक है, अंबर बॉक्स वे अनुदान है जो व्यापार में विकृति पैदा करते हैं और उन्हें अवश्य कम किया जाना चाहिए। यानी कि जो अंबर बॉक्स है वो व्यापार में विकृति प्रदान करते हैं तो इन्हें कम कर देना चाहिए। और हरित बॉक्स वे हैं जो व्यापार में कम विकृति लाते हैं और ब्लू बॉक्स वो है जो छूट रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद निर्यात अवसर, जन वितरण प्रणाली। आरंभ में यह डर प्रकट किया गया कि अनुदानों के बारे में डब्ल्यूटीओ वीएनओ के भारत में जाने से वितरण प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। डब्ल्यूटीओ के समझौते से ऐसे डर समाप्त हो गए। जन वितरण प्रणाली पीडीएस
का संबंध उपभोक्ता अनुदानों के साथ है। डब्ल्यूटीओ का मुख्य रूप से संबंध उन अनुदानों के साथ है जो व्यापार की विकृति पैदा करते हैं। इनमें मुख्य रूप से निर्यात अनुदान और कम सीमा तक उत्पाद अनुदान शामिल है। उसके बाद देखेंगे हमारा निर्यात अवसर। तो डब्ल्यूटीओ के अनिवार्य आयात के प्रावधान के फलस्वरूप विकास देशों में कृषि उत्पादों का निर्यात करने के अवसर पैदा होंगे। और अनिवार्य आयात डब्ल्यूटीओ के समझौते के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया, भारत जैसे विकासशील देश समेत सभी व्यापार करने वाले देशों को विदेशी निर्यातकों को अपने बाजारों को अधिक पहुंच की आज्ञा देनी चाहिए। यानी कि डब्ल्यूटीओ ने कहा कि भारत जैसे देश को भी आयात करना चाहिए और जो बाहर की कंपनी है उनको अपने बाजार तक पहुंचाना चाहिए। तो अब देखेंगे व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार। अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर पूरा डिस्कशन हो सकता है, जिसे हम ट्रिप्स के नाम से भी जानते हैं। आइए इसको समझते हैं। देखो, डब्ल्यूटीओ समझौते की सबसे विवादग्रस्त और नकारात्मक विश्लेषण व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपत्ति अधिकार ट्रिप्स है। ट्रिप्स का समझौता इन बातों को शामिल करता है जैसे कॉपीराइट संबंधित अधिकार हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गए, पेटेंट्स हो गए, औद्योगिक डिजाइन्स हो गए, भौगोलिक संकेत हो गए, खाका डिजाइन हो गया, संगठित सर्किट हो गया, व्यापार भेदों समेत प्रकट न की सूचना हो गई। तो डब्ल्यूटीओ में यह अनुच्छेद अमेरिका और कुछ अन्य देशों की निरंतर मांग के कारण शामिल किया गया था। समझौतों में रसायन और उद्योगों के लिए पेटेंट की बजाय उत्पाद पेटेंट को स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त समझौतों में जीव, प्राणियों, पौधों की जातियों के संबंध में भी पेटेंट के स्वीकार किया गया। ट्रिप्स के कारण भारत की अधिकांश औषधियों की कीमतों में वृद्धि, रसायन उद्योगों में विदेशी एकाधिकार की उत्पत्ति, किसानों द्वारा अपने आप पैदा किए गए बीज का प्रयोग पर रोक, इस कारण बीजों के उत्पादन बुरे प्रभाव पड़े। यानी कि अमेरिका जैसे देश ने ये पहले ही सोच समझ के फैसला ले लिया, ट्रिप्स कर लिया, इन्होंने इसको कर लिया कि व्यापार से संबंधित बौद्धिक अधिकार ले लें। यानी कि उन्होंने कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, डिजाइन ये सारे अपने अंडर ले लिए। और इससे क्या हुआ, जो विकासशील देश थे उन लोगों पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो अब जो देश पहले अपने आप ही सारी चीज़ों को बनाते थे, अब उन पे अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका ने उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया, पेटेंट करा लिया, ट्रेडमार्क करा लिया। ये हमारी ट्रिप्स है, ठीक है। इसके बाद ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो इसमें मैं डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा इससे ज़्यादा इसका। इसके बाद है हमारा ट्रिम्स, ये भी बहुत बड़ा है, इसको भी नॉर्मली समझ लेते हैं। डब्ल्यूटीओ के समझौते के निर्धारण के अनुसार व्यापार से संबंधित निवेश उपाय। डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के द्वारा आर्थिक नीतियों को लागू करने में विदेशी निवेशकों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें क्या था, अधिकारों के वो था, ये दो मेन फैक्ट्स हैं, उसके अंतर्गत अधिकार हैं सारे, और इसके अंदर क्या है, निवेश से है ये सारा का सारा, ठीक है। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डब्ल्यूटीओ ने कहा कि जो विदेशी निवेशक हैं उनके विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और पूंजी आयातक देशों द्वारा निवेश के क्षेत्र, इक्विटी भागीदार लाभों की वापस भेजने और पूंजी को वापस करने के संबंध में कोई नियंत्रण लागू नहीं किए जाएंगे। यानी कि ये सारी चीज़ों के ऊपर कोई नियंत्रण लागू नहीं होंगे। डब्ल्यूटीओ का कोई भी सदस्य देश निवेश पर ऐसे नियंत्रण लागू नहीं कर सकता है जो डब्ल्यूटीओ के नियम के असंगत हो, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद झगड़ों का निपटारा। तो डब्ल्यूटीओ ने विश्व झगड़ों का निपटारा करने के लिए, एक पक्ष कार्रवाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को विचार विमर्श, मध्यस्थता और काफ़ी सारी चीज़ों को अपने रूल्स के अंदर, नियमों के अंदर अपनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है राशि पतन विरोधी उपाय, एंटी डंपिंग मेजर्स। अब आप इसको भी समझे, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है डब्ल्यूटीओ का। तो देखो, डब्ल्यूटीओ समझौते के कारण कुछ देशों की कार्रवाई एक देश के घरेलू उद्योग को विशेष चोट पहुंचाते हैं, बिल्कुल। अब हमारा चाइनीज़ मार्केट है, जो मतलब कि चाइना की जो एक बाज़ार है, वो हमारे इंडियन मार्केट के या हमें इंडियन डोमेस्टिक को बिल्कुल चोट पहुंचा रही है। वो एंटी डंपिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहले ये डंपिंग होता क्या है। तो उस देश के राशि पतन विरोधी उपाय करने की आज्ञा है। पीड़ित देश को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना होगा कि राशि पतन किया जा रहा है, यानी कि उसको समझाना पड़ेगा कि उसके देश में एंटी डंपिंग किया जा रहा है। उसे राशि पतन की मात्रा की गणना करनी होगी और उसे दिखाना होगा कि उसे राशि पतन के कारण काफ़ी चोट पहुंची, यानी कि उसे देखना होगा, मेजर्स करना पड़ेगा कि उसके देश में कितनी
राशि पतन हुआ है और उससे कि डोमेस्टिक मार्केट को कितनी चोट पहुंची है। राशि पतन का मार्जिन बहुत ही कम, निर्यात कीमत के 2% से कम अथवा आयात की मात्रा बहुत ही कम हो तो राशि पतन विरोधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। यानी कि आयात के तो 3% से कम हो और निर्यात के 2% से कम हो तो कोई विरोध कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो एंटी डंपिंग वो होता है जैसे मान लो बहुत सस्ते अपने देश में सब्सिडी दे दी और उसको सस्ता कर दिया और बाहर जाके वो जैसे ही डोमेस्टिक मार्केट में सस्ता हो गया तो वो बाहर जाके बेचोगे तो इंटरनेशनल मार्केट में वो और सस्ता हो जाएगा तो वहाँ की मार्केट को डंप करेगा वो। तो इसीलिए एंटी डंपिंग है ये। अब देखेंगे उद्योग विस्तार के अवसर। तो अब औद्योगिक भारत में कुछ उद्योगों के विकास पर प्रशुल्क में कमी और ट्रिप्स के कारण रुकावटों की संभावना होते हुए भी तस्वीर बिल्कुल धूमिल नहीं है। यह समझौता कृषि के अवसरों का विस्तार करके कृषि का विकास करना, उत्पादन करना, कृषि के बढ़ाना और तकनीकी के रूपांतरण करने में सहायता करता है। यानी कि ये WTO उद्योग विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अब देखेंगे WTO की हाल में ही वार्ता में विषय, यानी कि WTO की जो वार्ताएं हुई हैं उनकी वो किस विषय के ऊपर थी। अब देखें सीटल वार्ता। सबसे पहले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के बाद इसके तत्वाधान में व्यापार वार्ताएं जारी रही। 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 1999 की अवधि में WTO के व्यापार मंत्रियों की बैठक में स्टील के स्थान पर हुई। इसमें 135 देश के व्यापार मंत्रियों ने भाग लिया। अमेरिका और अन्य देशों ने वार्ता के एजेंडे को अधिक व्यापक बनाने के लिए जोरदार प्रयत्न किया। व्यापार वार्ता के इस दौरान में ई-कॉमर्स, औद्योगिक प्रशुल्क, निवेश नियमों, श्रम मानकों, मानवीय अधिकारों, पर्यावरण, प्रतियोगिता नीति, सरकारी खरीद नीति के विषयों को उठाया। इन विषयों पर विकसित विकासशील देशों में भारी मतभेदों के कारण स्टील बैठक सफल नहीं हो सकी। ठीक है भाई, ये स्टील फेल हो गई थी। इसके बाद है कैनकन वार्ता। WTO का 5वां मंत्रिसदीय अधिवेशन मैक्सिको में कैनकन के स्थान पर हुआ, जहां 10 से 15 दिसंबर 2003 में हुआ था, जिसमें 146 सदस्य देश उपस्थित थे। यद्यपि दोहा घोषणा में कई विषयों में गहराई से बातचीत करने की आवश्यकता को स्वीकार किया गया, फिर भी दोहा विकसित एजेंडा DDA में शामिल विषयों में 3 प्रमुख विषय जिन पर कैनकन बैठक में बातचीत की गई वे विषय थे कृषि, सिंगापुर विषय, पश्चिमी अफ्रीका कपास का विषय। और विकसित और कम विकसित इन विषयों पर गंभीरता के कारण यह सम्मेलन भी टूट गया, यह भी पूरा नहीं हो पाया। इसके बाद है दोहा दौर। WTO व्यापार में दोहा दौर के नवंबर 2001 में शुरू हुई। इस मुख्य विषय कृषि, गैर विदेशी पहुंच, सेवाएं, राशि पतन विरोधी नियम थे। यह 2006 तक समाप्त किया जाना था, परंतु इन विषयों का मतभेद बने रहने के कारण वार्ता को स्थगित करना पड़ा और यह फरवरी 2007 में यह वार्ता फिर शुरू हुई और जुलाई 2008 में और अक्टूबर 2000 में बातचीत के बीच सदस्यों में मतभेद को दूर नहीं किया जा सका। केवल विकसित और कम विकसित देशों के दृष्टिकोण में अधिक लचक और एक दूसरे के सहयोग से ही WTO के दोहा की वार्ता को पूरी तरह से पतन को रोका जा सकता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें हो गई और क्या हुआ कि दोहा में एक प्रमुख विषय व्यापार प्रेरक समझौता था। WTO का वादा था कि TFA हस्ताक्षर होने के बाद विश्व अर्थव्यवस्था में $1 ट्रिलियन का लाभ होगा, 21 मिलियन रोजगार के अवसर पैदा होंगे और 2013 में बाली में EU अमेरिका ने यह माना है कि भारत निर्धन लोगों को अनाज की सुरक्षा उद्देश्य से अनाज के बाजार कीमत में कम कीमत पर खरीद और संग्रह के लिए किसानों को अनुदान देना 2017 तक जारी रखेगा। तो ये सारी चीज़ें इन पे अलग अलग डिस्कशन होता रहा। अभी करंट का मुझे पता नहीं है कि कब हुई थी वार्ता, लेकिन एक मैंने सुनी थी कि अभी कुछ टाइम पहले वार्ता हुई है 2017 के अंदर या 2018 के अंदर, जो फेल हो गई थी वो दोबारा। तो आशा करता हूँ कि मेरे दी हुई जानकारी से आप WTO को समझ पाए होंगे। WTO कोई मेन टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। हम इसे 12वीं या BCom लेवल पे समझेंगे तो बहुत 12वीं लेवल पे तो ये छोटा है, लेकिन ये BCom लेवल पे बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाता है और मास्टर्स लेवल पे। तो ये मैंने फुल इन्फॉर्मेशन से आपको समझाया है एक एक चीज़। आशा करता हूँ मेरे दी हुई से समझ पाए होंगे। तो मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।